हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने चैप्टर 2 एंड कर लिया था, जो कि गजनविड एम्पायर थी। महमूद गजनी के रूल के इफ़ेक्ट्स और कॉजेस को हमने लास्टली डील किया था। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द थर्ड चैप्टर ऑफ जे.एल. मेहता एडवांस्ड अप्रोच टू मेडिवल हिस्ट्री। सो बिटवीन द टू हॉलोकॉस्ट, ये इस चैप्टर का नाम है। सो वी हैव टू सी ओके नॉर्दर्न इंडिया का कैसा था, क्या था, वो देखना है हमें। महमूद ऑफ गजनी के बाद और मोहम्मद घोरी से पहले मोस्ट प्रोबेबली। सो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया was ravaged by the Turks in the first quarter of the 11th century. A number of mighty Indian rulers were beaten hip and thigh by Mahmud of Ghazni. तो बहुत सारे इंडियन रूलर्स, माइटी रूलर्स को महमूद ऑफ गजनी ने बर्बाद कर दिया था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडो गैंगेटिक वैली, ही कुड हैव एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द इंपीरियल मोनार्क ऑफ इंडिया इफ ही हैड डिजायर्ड सो. In not doing so, he afforded a golden opportunity to the leadership of ancient India to overhaul the political setup of the country. तो महमूद चाहते तो इंडिया में एक अच्छी एम्पायर को सेटअप कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी हमने पीछे पढ़ लिया, क्योंकि वो बेसिकली ग्रीडी थे, उनको पैसे चाहिए थे, उनको इंडिया में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। एक बार उन्होंने गुजरात में हालांकि एम्पायर बनाने की चेष्टा जो है वो जताई भी, लेकिन उनके लोगों ने, सोल्जर्स ने मना कर दिया, तो वो फाइनली इस्टेब्लिश नहीं कर पाए एम्पायर। तो जब उन्होंने एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं किया, तो उन्होंने इंडियन लीडर्स को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया अपना ये ना करके, क्योंकि इंडियन लीडर्स को वापस से इंडिया को सुधारने का मौका मिला कि वापस से इंडिया की जो पास्ट ग्लोरी है वो आ सके. रीजनल प्रिंसेस वेर गिवन अ चांस टू रैली एंड बी प्रिपेयर्ड टू डिफेंड देयर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट फ्यूचर फॉरेन ऑनस्लॉट. हमें पता है कि एक इंसान आया, पहले अरब इन्वेजन्स हुए, फिर महमूद ऑफ गजनी ने इन्वेड किया, तो हमें पता है फ्यूचर में भी इन्वेड होगा. तो इंडिया के रीजनल प्रिंसेस को एक मौका दिया गया, प्रिंसेस राजकुमार, तो उन्हें एक मौका दिया गया कि वो जो है वो इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशंस को सुधारें. आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद, India enjoyed respite for over a century and a quarter. महमूद की डेथ के बाद इंडिया ने जो है एक ओवर अ सेंचुरी एंड अ क्वार्टर लगभग जो है, मतलब कह लो कि इंडिया ने जो है वो फ्रीडम, फॉरेन इन्वेजन से फ्रीडम एंजॉय किया है ना. मतलब लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो 1030 से लेकर के 1030 से लेकर के 1175 तक कोई भी इन्वेजन नहीं हुई इंडिया में मेजर. सो दैट इज़ मोर और लेस इक्वल टू 135 ईयर्स. सो 145 ईयर्स, फाइन, सॉरी. So more than enough time, and thus was allowed to the Indian princes and the public to shed their religious outlook and set their house in order and on national consideration. तो इंडिया को मौका मिला इतने समय का, 145 साल का मौका मिला कि आप अपने रीजनल जो रिलीजियस नहीं, रीजनल था, तो आप अपने रीजनल जो मतभेद हैं उसको ख़त्म करके एक नेशनल यूनिटी डेवलप करो, नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप करो, ताकि बाहर से कोई अटैक करे तो आप अपने नेशन को प्रोटेक्ट करो. That seemed to be the only way to safeguard their national independence and protect their hearths and homes. तो ये एकमात्र तरीका था, अगर वो अपने रीजनल चीज़ों को छोड़कर नेशन पर कॉन्सेंट्रेट करते एज अ होल, तो ही वो सेफगार्ड कर सकते थे अपने नेशनल इंडिपेंडेंस को. द अकाउंट दैट फॉलोज गिव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द रीजनल रूलर्स एंड थ्रोज लाइट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1030 to 1175. तो इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसी के बाद वही है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं 1030 से 1175. ओके, द सेकेंड टॉपिक इज़ मुस्लिम स्टेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में हमने पढ़ा कि इस्लामिक स्टेट जो है वो बन चुका था, तो पंजाब जो है उसको गजनविड एम्पायर ने अटैक करके एनेक्स कर लिया था महमूद ने 1022 में, जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था.
और ये महमूद के कंट्रोल में रही, मतलब महमूद नहीं, उनके सक्सेसर्स के कंट्रोल में कह लो, 1186 तक। खुसरो शाह जो कि महमूद के सक्सेसर हुआ करते थे, वॉज ड्रिवन आउट फ्रॉम गजनी बाय द गज टर्क्स। तो गजनी के जो टर्किश लोग थे उन्होंने जो है खुसरो शाह को, जो कि महमूद के सक्सेसर हुआ करते थे, उनको गजनी से निकाल दिया। ही रिट्रीटेड टू पंजाब एंड बिकेम अ प्योरली अ रीजनल रूलर ऑफ इंडिया विथ लाहौर एज हिज कैपिटल। और फिर वो जो है बेचारे तो नहीं कहूँगी, तो फिर उनको जो है क्या हो गया कि वो पंजाब गए और पंजाब में जाकर के वो एक रीजनल रूलर बन गए, लाहौर को अपना कैपिटल बना लिया उन्होंने। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब NWFP जो है, इंक्लूडिंग रावलपिंडी, वॉज अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम। तो ये जो खुसरो शाह थे, इनके किंगडम का एक पार्ट था रावलपिंडी और NWFP पंजाब, और कैपिटल था इनका लाहौर। सदर्न एंड साउथ वेस्टर्न बाउंड्री रिमेन्ड हाउएवर कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग हिंदू चीफ्स। बट साउथ में इनको लगभग हमेशा लड़ाई होती रही नेबरिंग हिंदू चीफ्स से। हंसी was lost to Tomars of Delhi, and from the latter it was snatched by Bisal Deva, the चौहान रूलर ऑफ अजमेर। तो क्या हो गया, हंसी जो है वो खुसरो शाह से दिल्ली के तोमर्स ने ले लिया, और फिर उनसे जो है तोमर्स से बिसल देव ने छीन लिया। बिसल देव कौन थे, चौहान रूलर थे अजमेर के। तो हंसी फाइनली बिसल देव को चली गई, यानी तो अजमेर को चली गई, और फिर उन्होंने जो है फोर्टिफाई कर लिया एज एन आउटपोस्ट अगेंस्ट द टर्क्स। उसको फोर्टिफाई कर लिया हंसी को। अ फ्यू ईयर्स लेटर पृथ्वीराज या फिर पृथ्वीराज चौहान रिकवर्ड भटिंडा। कुछ समय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा ले लिया खुसरो शाह से। खुसरो शाह वॉज सक्सीडेड बाय खुसरो मलिक who proved to be the last गजनविद रूलर ऑफ लाहौर। खुसरो शाह के बाद आए खुसरो मलिक, जो कि लास्ट गजनविद रूलर बन गए लाहौर के। मीनवाइल गजनी वॉज कॉन्कर्ड बाय घियासुद्दीन ऑफ घुर फ्रॉम गज टर्क्स इन 1173। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले गजनविद एम्पायर है गजनी में, मतलब आप अगर महमूद से लिंक करना चाहो तो गजनविद एम्पायर को हटा करके गज टर्क्स आ गए, ठीक है। और गज टर्क्स को हटाया घुर डायनेस्टी के एक रूलर ने जिनका नाम घियासुद्दीन था, और स्टैब्लिश कर ली घोरिड डायनेस्टी या फिर घुर डायनेस्टी। ही पुट इट अंडर द चार्ज ऑफ यंगर ब्रदर शिहाबुद्दीन Muhammad and permitted the latter to expand his dominance and govern the conquered territories as he pleased। और घियासुद्दीन ने क्या किया, अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद को जो है वो गजनी दे दिया और कहा कि आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, आपको जैसे रूल करना है आप वैसे रूल करो। द लैटर मतलब कौन, लैटर मतलब शिहाबुद्दीन मोहम्मद कॉन्कर्ड पंजाब एंड एनहिलेटेड द गजनविद डायनेस्टी। और उन्होंने क्या किया, जो गजनविद रूलर जो यहाँ पर बसे हुए थे, पंजाब में बस गए थे, खुसरो मलिक लास्ट थे, तो उनको भी, तो वहाँ उसने पंजाब को कॉन्कर कर लिया शिहाबुद्दीन मोहम्मद ने, और कम्प्लीटली गजनविद डायनेस्टी ही अपरूट कर दी, ख़त्म कर दिया, और ऐसे ख़त्म हो गई गजनविद एम्पायर। नाउ मुल्तान एंड सिंध हैड बीन कॉन्कर्ड एंड हैंडल्ड टू हिज मिलिट्री ऑफिसर्स बाय महमूद। मुल्तान और सिंध जो है महमूद ने कॉन्कर किया था, हमने पढ़ा, और फिर उसने अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया था। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ लाहौर दीज वेयर पुट अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ गजनविद गवर्नर ऑफ पंजाब। तो लाहौर के एनेक्सेशन के बाद, लाहौर को जब एनेक्स कर लिया गया तो गजनविद गवर्नर के अंदर उसको प्लेस कर दिया गया। बट महमूद की बात कर रही हूँ, महमूद ने जब लाहौर कैप्चर किया तो गजनविद गवर्नर को पंजाब के अंदर, तो उसको ही मुल्तान और सिंध भी दे दिया। लेकिन महमूद के डेथ के बाद मुल्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, और वहाँ के जो करमाटिया डायनेस्टी चल रही थी पहले से, वही वापस से आ गई। उच्च जो है, माना जाता है कि उच्च also seems to have taken over them from the गजनविड्स, और फिर माना जाता है कि करमाटिया ने जो है गजनविड्स से उच्च भी ले लिया था। सिमिलरली अ लोकल ट्राइब कॉल्ड सुमराज इस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ इन सिंध, और सिंध में भी वहाँ की लोकल ट्राइब जिसको सुमराज कहा जाता है, तो उन्होंने खुद को स्टैब्लिश कर लिया और फिर अपने आप को गजनविड से
क्या कर लिया, इंडिपेंडेंट कर लिया। तो मुल्तान और सिंध भी गजनविद से चला गया। मुल्तान में कौन आ गया, करमाटिया डायनेस्टी जो पहले से थी, और उच्च भी ले लिया करमाटिया डायनेस्टी ने। और सिंध जो है, सिंध में लोकल रूलर्स जिनको कि सुमराज कहा जाता है, उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश कर दिया। देवल को अपना कैपिटल बना दिया सुमराज ने। दे वेयर शिया मुस्लिम्स ऑफ एन ऑब्सक्योर ओरिजिन। तो वो लोग शिया मुस्लिम्स थे। कौन शिया मुस्लिम्स थे, सुमराज। Now, northwestern India thus came to have 3 independent Muslim states on the eve of Mahmud Ghori's invasion. 2 हॉलोकॉस्ट थे, पहला थे महमूद गजनी और दूसरे हैं मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी और महमूद गजनी के बीच का पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो महमूद गजनी के जाने के बाद का हमने सिनेरियो पढ़ लिया कि धीरे धीरे उन्होंने जो जो कैप्चर किया था सब इंडिपेंडेंट हो गया। और मोहम्मद घोरी के आने से पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 3 मुस्लिम स्टेट्स हुआ करते थे। द फ्यूरी ऑफ महमूद्स प्लंडरिंग रेड्स ओवर द हिंदूज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अडॉप्टेड अ लिबरल एंड रैशनल आउटलुक टुवर्ड्स द मुस्लिम। तो महमूद घोरी जो है, उन्होंने महमूद ऑफ गजनी ने जो प्लंडर किया था, रेड्स लगाए थे, उस वजह से क्या हो गया, हिंदू जो नॉर्थ इंडिया के थे उन्होंने जो है एक लिबरल और रैशनल आउटलुक रख लिया था मुस्लिम्स के लिए। The Muslim rulers of Lahore, Multan and Sindh received recognitions as the regional power to be treated at par with the Indian princes। और जो मुस्लिम रूलर थे लाहौर, मुल्तान और सिंध के, उनको भी जो है रिकग्निशन मिल गया। इंडियन रूलर्स भी उनको कंसिडर कर रहे थे कि ठीक है आप यहाँ के रूलर हो। द हिंदू कन्वर्ट्स टू इस्लाम विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ राजपूत स्टेट वेयर शोन कंसिडरेशन। जो हिंदूज थे जो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में और राजपूत स्टेट के अंदर थे, तो उनको भी कंसिडर कर रहे थे राजपूत रूलर्स वहाँ के। उनको अलाउ किया गया कि वो अपने न्यूली अडॉप्टेड क्रीड को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी जेलसी के, जो कि हिंदू पब्लिक या हिंदू रूलर उनको कभी भी कोई चीज़ मना या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। मुस्लिम रूलर्स वेर हाउएवर कॉन्शियस ऑफ देयर precarious position in the company of mighty Rajput princes। बट मुस्लिम रूलर्स को मतलब थोड़ी तो इनसिक्योरिटी होती थी कि उनका पोजीशन बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, क्योंकि बगल में ही माइटी राजपूत प्रिंसेस हैं। In order to ensure their survival, they usually maintain an aggressive posture towards them। इसलिए मुस्लिम रूलर्स जो हैं, ये 3 राज्य के, वो लोग जो हैं वो अग्रेसिव पोस्चर उन्होंने रखा हुआ था हिंदू रूलर्स के अगेंस्ट, हिंदू राजपूत रूलर्स के अगेंस्ट और बाकी हिंदू रूलर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो वापस उन पर अटैक ना कर दें, कुछ गड़बड़ ना कर दें। गिवन एन अपॉर्चुनिटी दे डिड नॉट हेजिटेट इन स्ट्राइकिंग एट द नेबरिंग। तो अगर उनको जब भी मौका मिलता था तो वो अटैक कर देते थे। हिंदू स्टेट्स एंड समटाइम्स पेनिट्रेटेड डीप इनटू देयर डोमिनेंस। और कभी कभी तो बहुत अंदर घुस जाया करते थे स्टेट्स के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट हैपेंड इन दिल्ली, अजमेर and Kannauj, because these were now the important places. Foundation of modern Delhi. According to Todd, the town of modern Delhi, जिसको कि दिल्ली का भी कहा जाता था पहले, was founded near the ruins of prehistoric city of Indraprasth of Mahabharata period या फिर महाभारत period by Anangpal, a Tomar Rajput chief who claimed डिसेंट फ्रॉम द पांडवास। तो माना जाता है कि दिल्ली या दिल्ली का को किसने इस्टेब्लिश किया, दिल्ली या दिल्ली का जो है वहीं पर है जहाँ पर महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। और इसको किसने, इस सिटी को किसने इस्टेब्लिश किया, तो तोमर रूलर थे आनंगपाल, जो कि राजपूत चीफ भी हुआ करते थे। और इन्होंने जो है कहा कि ये पांडवास के डिसेंट है, उनसे जीन शेयर कर, मतलब उनके जीनियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। His original name was Bilandio, who styled himself as Anangpal after assuming the royal dignity। इनका असली नाम जो है आनंगपाल का, इनका असली नाम जो है वो बिलानदियो था, बट बाद में इन्होंने ये नाम अज्यूम कर लिया। Thus, this name was always included in the dynastic title of each successive Tumar chief but only the founder and the last ruler of the dynasty was actually called by it in suppression of their original names। तो ये नेम जो है ये हमेशा हर रूलर के नाम में इंक्लूडेड होता था, डायनेस्टिक टाइटल में इंक्लूडेड होता था, बट जो है
हर तोमर चीफ जो है वो इस नाम को यूज़ किया करते थे, बट बस लास्ट रूलर जो है ऑफ द डायनेस्टी वेर एक्चुअली कॉल्ड बाय इट, बट बस लास्ट रूलर को इस नाम से एक्चुअली बुलाया जाता था. देर इज़ अ वाइड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द डेट एंड फाउंडेशन ऑफ दिल्ली. द तोमर राजपूत लिव्ड इन द Gangetic Valley before its plunder by Mahmud of Ghazni. They were uprooted by the Turks, and instead of running away from the field in combat, they made a settlement at Delhi probably after 1020. तो क्या कहा जाता है, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कब दिल्ली बना कब नहीं बना. तोमर राजपूत जो है वो महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन के समय गैंगेटिक वैली में रहा करते थे, और फिर बाद में उनको टर्क्स ने वहाँ से भगा दिया था, उखाड़ फेंका था. लेकिन फिर बाद में 1020 तक जो है वो, लेकिन वो भागे नहीं थे, तोमर्स भागे नहीं थे, और 1020 में उन्होंने जो है एक सेटलमेंट कर लिया दिल्ली के पास में. द रीजन मतलब टर्क्स और तोमर्स ने, they made a settlement at Delhi probably after 1020. The region seems to have been devastated by Mahmud forces and deserted by local populace in 1018-19. The sturdy Tomar Rajput dauntlessly occupied the fertile land along the Yamuna on the very route of the invaders and indirectly throve on the Turkish invasions, so to say. तो क्या कहा जाता है कि ये जो हैं फिर फाइनली जो 1018-19 में महमूद के लगातार अटैक की वजह से दिल्ली के जो लोकल पॉपुलेशन थे उन्होंने दिल्ली को डेजर्ट कर दिया, छोड़ करके वो दिल्ली के आसपास के एरिया को छोड़ करके वो निकल गए. फिर तोमर्स ने ये एरिया को ऑक्यूपाई किया. यहाँ पर यमुना नदी के रूट में थी ये, और यहाँ पर लगातार जो है वो मतलब इट वाज ऑन द रूट ऑफ द इन्वेडर्स, मतलब वो लोग जो आते थे तो इधर से ही होकर आते थे. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तोमर राजपूत जो है उन्होंने जो है खुद को फ्लरिश किया वहाँ पर जो इन्वेडर्स जो जहाँ पर इन्वेडर्स का रूट हुआ करता था. Anang Paul I and his successors ruled over Delhi as independent sovereign for over a century. लगभग 100 साल तक आनंग पॉल I और उनके सक्सेसर्स ने दिल्ली पर इंडिपेंडेंटली रूल किया. मुस्लिम क्रॉनिकल्स रिकॉर्डेड In 1043, some Hindu princes of northern India formed a confederacy under the leadership of the Raja of Delhi with the object of liberating the Punjab from the Ghaznavid rule, but were not successful. तो मुस्लिम क्रॉनिकल्स कहते हैं कि जो है मतलब राजा ऑफ दिल्ली के अंदर कुछ और हिंदू प्रिंसेस ने जो है एक कॉन्फेडरेसी बनाई कि पंजाब को जो है गजनविड से मुक्त करना है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे. ये राजा ऑफ दिल्ली जो है ऑब्वियसली तोमर डायनेस्टी के रूलर के लिए यूज़ किया गया वर्ड है. ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट फॉर सुप्रीमेसी So triangular contest for supremacy. The Tomar rulers laid claim to the sovereignty of Aryavrat on the basis of their pedigree. तो तोमर रूलर्स मैंने पहले भी बताया कि वो खुद को कहते थे कि वो पांडवास के डिसेंट है, तो वो कहते थे कि आर्यवर्त उनका है, ठीक है, उनके डिसेंट की वजह से. द इमर्जेंस ऑफ अ पावरफुल किंगडम ऑफ दिल्ली वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ गजनविड्स ऑफ कन्नौज एज वेल एज चौहान्स ऑफ संवर. तो गजनविड्स जो कन्नौज के थे और चौहान्स जो सांबर के थे उनके लिए बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं थी कि तोमर जो है वो दिल्ली में बहुत पावरफुल हो गए थे. बोथ ऑफ हुम क्लेम टू बी द इम्पीरियल रूलर्स, क्योंकि इट्स नॉट गजनविड्स, आई एम सो सॉरी, गहादवालास ऑफ कन्नौज एंड चौहान्स ऑफ सांबर. तो गहादवालास ऑफ कन्नौज और चौहान्स ऑफ सांबर दोनों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि तोमर जो है वो दिल्ली में इतने पॉपुलर या इतने स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड वो जमा पा रहे हैं. तो क्योंकि दोनों के दोनों क्लेम करते थे गहादवालास और चौहान्स कि वो सुप्रीम है ना, वो इम्पीरियल रूलर है. दिल्ली वॉज अकॉर्डिंगली अंडर मिलिट्री प्रेशर फ्रॉम इट्स माइटी हिंदू नेबर्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली. दिल्ली जो है इसलिए अगल बगल के माइटी हिंदू नेबर्स के कारण हमेशा प्रेशर में था, और ये कांस्टेंट थ्रेट जो है इसे गजनविड्स ऑफ पंजाब से भी मिलते रहता था. इम्पीरियल चौहान किंगडम ऑफ सांवर फ्लरिश्ड अंडर वकपति टू. चौहान किंगडम जो सांवर की थी वो वकपति टू के अंदर फ्लरिश की, और वकपति टू के सक्सेसर्स भी बहुत ब्रिलियंट रहे. राजा अजय देव, द सन एंड सक्सेसर ऑफ पृथ्वीराज I, बिल्ट फोर्ट
एंड मॉडर्न टाउन ऑफ अजमेर। तो अजमेर का मॉडर्न टाउन राजा अजय देव ने और उनके बेटों ने, जैसे पृथ्वीराज वन, इन्होंने जो है फोर्ट बनाया अजमेर में और ये सारी चीज़ें की 1093 में, और फिर ट्रांसफ़र कर लिया अपने कैपिटल को सांवर से अजमेर। हिज सन एंड सक्सेसर अर्नो राजा रिपल्स्ड अ मुस्लिम अटैक फ्रॉम सिंध। उनके बेटे ने क्या किया, एक मुस्लिम अटैक जो सिंध से हुआ उसको अच्छा रिपल्शन दिया। द नेक्स्ट रूलर विग्रहराजा फोर एलियास विसला और बिसाल देव वॉज अ ग्रेट वॉरियर। नेक्स्ट रूलर जो हैं बिसाल देव, वो भी बहुत बड़े वॉरियर थे, एम्पायर बिल्डर थे। ही क्रश्ड मुस्लिम इन्वेडर्स एंड डिफीटेड मैनी राजपूत चीफ। तो उन्होंने भी मुस्लिम इन्वेडर्स को क्रश किया और बहुत सारे राजपूत चीफ्स को डिफीट किया। हम लोग किन के बारे में पढ़ रहे हैं, इम्पीरियल चौहान्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अजमेर में जिनका कैपिटल था। पहले इनका कैपिटल जो है सांवर में हुआ करता था, बाद में अजमेर में हो गया। सो नाउ and carved out a vast kingdom which stretched from the foothills of Himalayas to Vindhyas। तो इन्होंने मिलकर के, इनके जो वकपति और इनके जो सक्सेसर्स हुआ करते थे, इन्होंने मिलकर के वकपति टू और उनके सक्सेसर्स ने हिमालय से लेकर के विंध्या तक, हिमालय के फुट हिल्स से लेकर के विंध्या तक एक बड़ा सा एम्पायर बनाया। फिर उन्होंने तोमर्स को हरा दिया दिल्ली के, और फिर द 20th रूलर ऑफ हिज लाइन, ही डिफीटेड द तोमर मोनार्क ऑफ दिल्ली, द 20th रूलर ऑफ हिज लाइन, मतलब तोमर के डायनेस्टी के 20th रूलर को इन्होंने हरा दिया और फिर इन्होंने जो है हंसी के टेरिटरी को उनसे ले लिया। द टाउन हैड अर्लियर बीन कॉन्कर्ड बाय तोमर्स फ्रॉम गजनविट, और हमने ऊपर ही पढ़ा कि तोमर्स ने हंसी को जो है वो गजनविट्स ऑफ लाहौर से लिया था। बिसाल देव हैड कॉन्कर्ड दिल्ली एल्बेट ही डिड नॉट एनेक्स इट। बिसाल देव ने दिल्ली को कॉन्कर भले कर लिया था, बट उसने दिल्ली को अनेक्स नहीं किया। एज अ फार साइटेड स्टेटमेंट ही प्रेफर्ड टू एंटर इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद द तोमर। उनको लगा कि लड़ने से बेटर है कि क्या करें, कि एक मैट्रिमोनियल अलायंस कर ले। His principality of Delhi was allowed to exist as a buffer between two dominants and the Ghaznavids। और दिल्ली को उन्होंने रहने दिया, है ना, बिसाल देव ने दिल्ली को रहने दिया, एक बफर स्टेट की तरह दिल्ली को यूज़ किया। ओके नाउ, तो फाइन, तो दो डोमिनेंस और गजनविड के बीच में दिल्ली वॉज अ बफर स्टेट। द तोमर रूलर हैड 2 daughters बट नो मेल इशू। तोमर रूलर की 2 बेटियां तो थी, बट कोई भी मेल सन वगैरह नहीं, कोई भी सन वगैरह नहीं थे। ही हैड ऑलरेडी गिवन हिज फर्स्ट डॉटर इन मैरिज टू विजयपाल। तो उन्होंने अपनी पहली बेटी से तो विजयपाल की शादी करा दी। 4th गहदवाला रूलर ऑफ कन्नौज, तो ये पहला तो गहदवाला रूलर ऑफ कन्नौज से शादी करा दी। द सेकेंड डॉटर रुकाबाई वॉज ऑफर्ड बाय हिम इन मैरिज टू सोमेश्वर अ नेफ्यू ऑफ बिसाल देव। और दूसरी बेटी को जो है सोमेश्वर से शादी करा दी, विशाल देव के नेफ्यू थे सोमेश्वर। विशाल देव कहाँ के रूलर हैं, वो चौहान रूलर हैं अजमेर के। सब्जुगेशन ऑफ दिल्ली टर्न द चौहान्स ऑफ अजमेर इनटू एन ऑल इंडिया पावर। और इसलिए क्या हो गया कि मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद दिल्ली थोड़ा सब्जुगेट हो गई और चौहान जो है, और उस चौहान्स के अंदर भी आ गई, मतलब इनडायरेक्टली मैट्रिमोनियल अलायंस से, और चौहान ऑफ अजमेर जो है वो एक ऑल इंडिया पावर बन गए। Thereafter, their independence became identified with the independence of आर्यवर्त। और अब चौहान इंडिपेंडेंट है तो आर्यवर्त इंडिपेंडेंट है, ऐसा सिचुएशन हो गया। स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ मध्य देश, मध्य देश मतलब सेंट्रल एशिया को बेसिकली मध्य देश कहा जा रहा है। तो ये जो है चौहान्स जो है उनके सेंट्रली लोकेटेड थे। दे हैड perforce to accept every challenge to Indian independence and culture and repel the enemy who attempted to destroy this। तो उनका ये था कि वो हर चैलेंज जो इंडिया की तरफ आता था वो एक्सेप्ट कर सकते थे और रिपेल करते एनिमी को और अटेम्प्ट करते डिस्ट्रॉय करने के लिए। बिसाल देव वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अपारा गंगेया, बट द लैटर वॉज डिपोज्ड बाय पृथ्वीराज टू, वन ऑफ हिज कजन्स। तो बिसाल देव के बेटे का नाम था अपारा गंगेया, लेकिन अपारा गंगेया को पृथ्वीराज टू ने जो है, पृथ्वीराज टू उनके चचेरे भाई थे, कज़न थे, तो उन्होंने जो है उनको डिस्पोज कर दिया।
द रेन ऑफ अपार गंगया एंड पृथ्वीराज टू, पॉपुलरली नोन एज राय पिथोड़ा, पृथ्वीराज टू को राय पिथोड़ा भी कहा जाता है, लास्टेड अबाउट 6 years। तो इनका रेन जो है वो 6 सालों तक रहा। राय पिथौड़ा वॉन सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट मुस्लिम नेबर्स, राय पिथौड़ा जो है वो मुस्लिम नेबर्स के अगेंस्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज वो जीत पाए। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज अंकल सोमेश्वरा द सन ऑफ अर्नो राजा। और राय पिथौड़ा जो है या फिर पृथ्वीराज टू जो हैं उनको सक्सीड किया सोमेश्वर ने, जो कि उनके अंकल हुआ करते थे और अर्नो राजा के बेटे। पृथ्वीराज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज 3 या पृथ्वीराज चौहान जो है ये फेमस रूलर थे, चौहान रूलर थे। दिल्ली और अजमेर इनके अंदर था। इन्होंने जो है ये फेमस है क्योंकि मोहम्मद घोरी से इन्होंने बैटल किया 1189 से 92 में। वॉज द इलस्ट्रस सन ऑफ किंग सोमेश्वर बाय हिज तुमर वाइफ रुका देवी। सोमेश्वर के बारे में हमने ऊपर पढ़ा ना कि दिल्ली के राजा तोमर राजा की 2 बेटियां थी, तो दूसरी बेटी की शादी उन्होंने जो है सोमेश्वर से करवाई थी, जो नेफ्यू हुआ करते थे विशाल देव के। तो सोमेश्वर से जो है पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर और रुका देवी के बेटे थे। इट इज़ सेड दैट पृथ्वीराज वॉज ब्रॉट टू दिल्ली एट द टेंडर एज ऑफ 8 एंड रियर्ड बाय हिज मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। कहा जाता है कि पृथ्वीराज जो है उनको दिल्ली लाया गया था एक छोटी सी 8 साल की उम्र में, और जो है उनके मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से उनने उनको पाला पोसा, मतलब नाना नानी ने पाला पोसा पृथ्वीराज चौहान को। अनंग पॉल अडॉप्टेड हिम एज देयर हेयर टू हिज किंगडम इन अ फॉर्मल पब्लिक सेरेमनी विद ग्रेट रिजॉइसिंग। और आनंद पॉल कौन है? तो आनंद पॉल जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपना फॉर्मल जो है पब्लिक सेरेमनी में मान लिया, अडॉप्ट कर लिया। पृथ्वीराज ग्रू अप इनटू अ फाइन यंग मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट। पृथ्वीराज जो हैं वो ग्रो किए इनटू अ फाइन यंग मैन, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटीज़ के साथ ये ग्रो किए। ही वॉज अ बॉर्न सोल्जर एंड अ करेजियस एंड फियरलेस वॉरियर। ये जो है ये एक बॉर्न सोल्जर थे और एक करेजियस और फियरलेस वॉरियर थे। ही असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ अजमेर ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1177। ही वॉज देन हार्डली 17। 17 साल की उम्र में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है के पिता की डेथ हो गई, और पृथ्वीराज चौहान जो है वो अजमेर के थ्रोन पर आ बैठे। ही वॉज देन हार्डली 17, देयरफॉर ही वॉज प्लेस्ड अंडर अ काउंसिल ऑफ रेजेंसी। तो इनके एक गार्जियन भी थे, उनके अंदर ये प्लेस थे। काउंसिल ऑफ रेजेंसी एक काउंसिल थी रेजेंसी की। विदिन अ ईयर हाउएवर ही अज्यूम द रेन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज ओन हैंड। लेकिन 1 साल के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा राजपाट जो है वो अपने हाथ में ले लिया। ही वॉज अ केपेबल एंड पॉपुलर रूलर हु हैड मैनी एक्सप्लॉइट्स टू हिज क्रेडिट। और ये बहुत ही केपेबल और पॉपुलर थे और बहुत सारी इन्होंने एक्सप्लॉइट्स करी। When he came to Delhi in 1182, और जब ये अजमेर से दिल्ली आए 1182 में, क्योंकि आनंद पॉल ने इनको एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ महोबा फ्रॉम द चंडेलास से महोबा को कॉन्कर करने के बाद, आनंद पॉल देन टू ओल्ड टू कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली abdicated in favor of his grandson and proclaimed him the emperor of भारत। तो आनंद पॉल ने क्या किया, आनंद पॉल उनके नाना थे और उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब वो एकदम कैरी नहीं कर पा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान 3 को जो है एम्परर ऑफ भारत घोषित किया और अपना सारा राजपाट भी पृथ्वीराज चौहान के हाथ में दे दिया। पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक बुलवॉक थे, एक रुकावट बने मोहम्मद घोरी के रास्ते में, और फाइनली उनकी हीरोइक डेथ हो जाती है इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192। कन्नौज, as recorded in the previous chapter, Rajapal, the last Gurjar Pratihar ruler of Kannauj, was put to death by राजपूत प्रिंसेस ऑफ ग्वालियर एंड कालिंजर। हमने इस पर बात भी किया था कि राज्यपाल को उन्होंने मार दिया था ग्वालियर और कालिंजर के राजा ने, और बाद में कैसे उन्होंने भी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली थी महमूद ऑफ गजनी की। तो हिज सक्सेसर हाउएवर कंटिन्यूड टू होल्ड सम टेरिटरी, बट राज्यपाल के जो सक्सेसर थे उनके पास कुछ टेरिटरीज थी जहाँ पर, जिसकी हेडक्वार्टर जो है वो बरी में थी, और बरी जो है वो कन्नौज के बगल में था। 1090 तक इन्होंने जो है their state was overrun by the गादावाला राजपूत। गादावाला राजपूत जो है 1090 तक इनके स्टेट को चलाते थे।
After Mahmud's second campaign in the Gangetic Valley, a Rashtrakuta prince चंद्र established himself at कन्नौज in 1027। जब महमूद की सेकेंड कैंपेन गैंगेटिक वैली में ख़त्म हुई तो एक राष्ट्रकूटा प्रिंस जो है जिनका नाम चंद्र था, उन्होंने खुद को कन्नौज का राजा बना लिया। फोर्थ रूलर ऑफ हिज लाइन गोपाल, तो चंद्र के ही डायनेस्टिक के फोर्थ रूलर जो गोपाल थे, उनको जो है डिफीट मिल गई मुस्लिम आर्मी से बाय अनदर महमूद द गजनविड गवर्नर ऑफ पंजाब। ये दूसरे महमूद हैं, तो ये गजनविड गवर्नर थे पंजाब के, इन्होंने जो है हरा दिया गोपाल को, जो कि फोर्थ रूलर थे राष्ट्रकूटा प्रिंस वाले चंद्र के डायनेस्टी से। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एट द बिडिंग ऑफ द सुल्तान ऑफ गजनी। बट ऐसा किया क्यों था इन्होंने क्यों उनको हराया, गोपाल को क्यों हराया? क्योंकि गजनी के सुल्तान ने ऐसा कहा। गोपाल वॉज फाइनली नॉक्ड आउट इन 1089-90 बाय चंद्रदेवा। गोपाल को फाइनली जो है चंद्रदेवा ने जो है एंड किया, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ गहादवाला डायनेस्टी एट कन्नौज। और चंद्रदेवा ने जो है गहादवाला डायनेस्टी जो है स्टैब्लिश करी कन्नौज में। द हार्ट ऑफ द गैंगेटिक वैली from Varanasi to Delhi, including the regions of the towns of Kashi, Kaushal and Kaushik। तो काशी, कौशल और कौशिक मतलब जो कि ये जो है ये हार्ट सिटीज़ हैं गैंगेटिक वैली के। इनके अभी प्रेजेंट नेम में यहाँ पर बनारस दिया है, औध, और मॉडर्न इलाहाबाद कहा जा रहा है कौशिक को, प्रयागराज भी कह सकते हैं। तो दीज वेयर द प्लेसेस जो कि इंक्लूडेड थे उनके डोमिनेंस में। किनके डोमिनेंस में? गहादवाला डायनेस्टी के डोमिनेंट में, चंद्रदेवा के डोमिनेंट में। ओके, फोर्थ रूलर ऑफ द गहादवाला डायनेस्टी विजयचंद्र जो हैं, जो कि फोर्थ रूलर थे गहादवाला डायनेस्टी के, उन्होंने तोमर प्रिंसेस से शादी कर ली। जैसा हमने ऊपर पढ़ा ना कि 2 बेटियां थी, तोमर राजा की 2 बेटियां थी। तो एक जो है उनको पृथ्वीराज चौहान के घर पे शादी हुई, और एक की जो है तोमर प्रिंसेस से शादी हुई। पृथ्वीराज चौहान की माँ थी बेसिकली एक, और दूसरी जो है, आई एम सो सॉरी आई सेड तोमर प्रिंसेस, दूसरी जो है वो विजयचंद्र से शादी हुई। तो विजयचंद्र के बेटे थे जयचंद, जो कि थ्रोन पर आ गए कन्नौज के 1170 में, जब विजयचंद्र की डेथ हो गई। और इनको अपने भाई पृथ्वीराज, क्योंकि ये दोनों मैटरनल कज़न थे पृथ्वीराज एंड जयचंद, तो इनको एक दूसरे से काफ़ी जेलसी थी। हु वॉज ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, और पृथ्वीराज जो है जयचंद के बेटे की उम्र का था। बिकॉज द लैटर हैड बीन अपॉइंटेड एज द हेयर एपेरेंट टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय हिज मैटरनल ग्रैंडफादर। तो इनको क्यों जेलसी थी जयचंद को पृथ्वीराज से? क्योंकि आनंग पॉल दोनों के ही नाना थे, और जयचंद का मानना था कि क्योंकि जयचंद बड़े थे पृथ्वीराज के, लगभग पिता की उम्र के थे, तो जयचंद का मानना था कि जयचंद को ही राजा बनाया जाना चाहिए था दिल्ली का। लेकिन आनंग पॉल ने जो है वो पृथ्वीराज चौहान को राजा बना दिया। इसलिए आफ्टर ascending the throne of Ajmer, Prithviraj turned Jayachand into an enemy by carrying off his daughter संयोगिता। और जब पृथ्वीराज जो है वो अजमेर के थ्रोन पर आए, तो उन्होंने जो है जयचंद को, जो कि जयचंद जो उनके भाई हुआ करते थे, उनको जो है अपना एनिमी बना दिया उनकी बेटी से शादी करके स्वयंवर में। जयचंद डिड नॉट गो टू द एड ऑफ हिज सन इन लॉ when the latter entered into a life and death struggle with the Turkish invader under मोहम्मद घुरी। और जब मोहम्मद घुरी ने जब पृथ्वीराज से भिड़ंत हुई मोहम्मद घुरी की, तो जयचंद इतना गुस्सा थे इस बात से कि उनकी बेटी से पृथ्वीराज ने शादी कर ली, कि वो बिल्कुल उनके मदद करने के लिए भी नहीं गए। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया अपने देश को बचाने के लिए। जयचंद जो है, बाद में जयचंद को जो है मोहम्मद घुरी ने भी जयचंद को भी मरवा दिया। दिस इज़ इट, एंड देन वी विल डू other regional kingdoms in the next video. Thank you so much for watching. Thank you.